हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सो फार दशहरा कल हो चुका है ऑफ कोर्स, लेकिन हमारी क्लास आज फॉल हो रही है। तो हाँ, विजयदशमी टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह ये दिवस मनाया जाता है कि बुराई की अच्छाई पर जीत, क्योंकि आज के दिन श्री राम ने रावण को मार गिराया था, उसी तरीके से अब हमारा रावण कौन है? हमारा रावण है हमारा खुद का मन, जिसको हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, या हमारी बैड हैबिट्स, या हमारा माइंड जो कंसंट्रेटेड हमारी पढ़ाई में नहीं लगता है। जो भी आपके अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनको ख़त्म कीजिए। सबको एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन एक को ख़त्म कर सकते हैं इस साल। अगली का नंबर आएगा अगले साल। तो हर एक बुराई को एक एक पकड़ के ख़त्म करते जाइए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए, खुशहाल जीवन जीते चले जाइए। तो विजयदशमी पर अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया 80% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी, यानी कि आपको 80% ऑफ के साथ साथ टाइम 2 गुना मिलेगा। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु वर प्रिपेयरिंग टू एनरोल, जो सोच रहे थे एनरोल करना है मुझे इस एग्ज़ाम के लिए, मुझे गाइडलाइंस चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम टू एनरोल, क्योंकि अभी आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है आपके सारे बैचेस पर। सो डू नॉट डिले फॉर मच। अब और डिले करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता। जिस दिन हम सही स्टेप ले लेते हैं वही सही वक्त हो जाता है। And of course, you can use this code Y448A to enroll in any batch to activate this 80% off and double validity. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, ये सभी इस एप्लीकेशन के फीचर्स हैं। बट द थिंग इज़ कैसे इसको डाउनलोड किया जाना चाहिए, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके जो लाइव चैट बॉक्स है उसमें गिवन है। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। आपको लॉगिन करना है अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से। उसके बाद इसमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को चूज़ कीजिए, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को चूज़ करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, एसएससी आएगा, बैंक आएगा। आपको उसमें एग्रीकल्चर को चुनना है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल, जॉब अलर्ट, सब कुछ आपको इसमें अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी पेड बैच में एडमिशन लेते हैं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉइन्स मिलते हैं, जिनको यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं आपके बैचेस पर। यानी कि जहाँ पर आपको नॉर्मली 80% ऑफ मिल रहा है आज दशहरे के दिन, तो आपको 81% ऑफ मिलेगा, है ना। एंड एवरी पेनी काउंट्स। भाई हर रुपए का एक महत्व है, क्योंकि वो मेहनत से कमाया हुआ होता है। ठीक है, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी सारी क्लासेस आप तक टाइमली पहुंच सके। जी हाँ, ये एक ऐसा चैनल है जो सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक कंटिन्यूसली आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कंटेंट देता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी सेशन मिस ना हो एंड आप रहें अप टू डेट, है ना, जैसे वो आता है ना ऐड में, आज तक सबसे आगे। चलिए, एंड ऑफ कोर्स इफ़को जो भी बच्चे इफ़को प्रीलिम्स दे चुके हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्ज़ाम, और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें मेंस एग्ज़ाम के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन, स्ट्रक्चर्ड नोट्स की ज़रूरत है, या कंसेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसका प्राइस है 999, लेकिन 80% ऑफ पर ही आपको 850 है, उससे भी नीचे आपको मिलने वाला है। ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ द कोड Y448A टू एनरोल इन द बैचेस। और ये मेंस बैच है, यानी कि आपका एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। तो पिछली बार हमने बात की थी ग्रो आउट टेस्ट की। ग्रो आउट टेस्ट यानी कि हम किस लिए करते हैं, मैंने बताया था जेनेटिक प्योरिटी के लिए करते हैं। बट मैंने ये बताया नहीं था कि जेनेटिक प्योरिटी क्या है और ये किस किस तरीके से ख़राब हो जाती है कि हमें एक जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट करना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे जेनेटिक प्योरिटी क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक प्योरिटी को हैम्पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रो आउट टेस्ट के अलावा और कौन से टेस्ट हैं जो हम जेनेटिक प्योरिटी या वेराइटल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये आज के हम इस क्लास में केमिकल टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे ग्रो आउट टेस्ट का मतलब था हम फील्ड पर ग्रो करके देख रहे हैं, यहाँ पर हम ग्रो कर नहीं देख रहे हैं, हम केमिकल्स की हेल्प से पता लगा रहे हैं कि ये सेम वेराइटी के सीड्स हैं या ये डिफरेंट वेराइटी के सीड्स हैं। तो चलिए हमारा सेशन जो है हम शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ कोर्स जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी क्या होता है? तो जेनेटिक प्योरिटी का मतलब है कि जैसा प्लांट ब्रीडर ने उस वेराइटी को बनाया था उसका एक प्रॉपर जेनेटिक मेकअप रहा होगा। कोई जो जीन है वो कैपिटल फॉर्म में होगी, कोई हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगी, कोई होमोजाइगस फॉर्म में होगी, लेकिन उसका पूरा एक अपना खुद का जीनोम होगा। अगर इस जीनोम में छेड़छाड़ होती है, चेंज आते हैं, तो बेसिकली वो जो ओरिजिनली प्लांट ब्रीडर ने बनाई थी वैरायटी अब वैसी नहीं रही है, या इस वैरायटी में दूसरी वैरायटी के सीड्स टाइम टू टाइम मिक्स हो गए हैं, तो उसके कारण भी ये वैरायटी जो ग्रोवर है, जो फार्मर है, उसको ऐसी नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए छोटी सी बात बहुत ध्यान देने वाली है कि एक प्लांट ब्रीडर की नज़र अलग होती है और एक सीड टेक्नोलॉजिस्ट की नज़र अलग होती है। ठीक है, अगर मैं प्लांट ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जेनेटिक का मतलब सीधा सीधा होता है डीएनए, राइट? जेनेटिक का मतलब होता है डीएनए, राइट? तो जेनेटिक प्योरिटी का मतलब है डीएनए सेम है कि नहीं है। अगर डीएनए में कोई भी चेंजेस आए तो यानी कि जेनेटिक प्योरिटी खराब हो गई। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल फार्मर है या जो सीड एनालिस्ट है वो जेनेटिक प्योरिटी को सिर्फ इतना नहीं देखता। वो कैसे देखता है कि जब आप फील्ड पर इन प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो ये सारे प्लांट्स जो आप ग्रो कर रहे हैं, क्या ये जो ओरिजिनल वेराइटी थी, है ना, जो ओरिजिनल वैरायटी थी, क्या ये आज भी उसी जैसे दिख रहे हैं या इनमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, इनमें कुछ डिटीरियोरेशन दिख रहा है, कुछ मिक्सचर दिख रहा है? तो ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ जेनेटिक प्योरिटी खराब हो गई है। अब मिक्सचर का मतलब वीड सीड या कोई अदर क्रॉप सीड नहीं होता है। मिक्सचर का मतलब यहाँ पर है कि मान लीजिए आपकी सारी जो वैरायटी है ना, वो एक ही सोर्स से ली गई हैं, सारे प्लांट्स एक ही सोर्स से लिए गए हैं, सारे सीड एक ही सोर्स से लिए गए हैं, लेकिन कुछ प्लांट हैं जो इनमें अलग दिख रहे हैं। रीजन कैन बी एनीथिंग, लेकिन कुछ हैं जो अलग दिख रहे हैं जिसकी वजह से पूरी यूनिफॉर्म नज़र नहीं आ रही है। तो एज अ फार्मर, एज अ सीड एनालिस्ट मैं कहूँगी भाई इसकी जेनेटिक प्योरिटी अच्छी नहीं है, इसमें तो बहुत सारा मिक्सचर है। एक जो प्लांट है उसके फूल तो वाइट कलर के हैं, दूसरा प्लांट है उसके क्रीम कलर के हैं, एक इतना लंबा है, एक इतना छोटा है। तो बेसिकली ये यूनिफॉर्म नहीं है। रीजन कुछ भी हो यूनिफॉर्म ना होने का, चाहे मिक्सचर ही क्यों ना हो, है ना, उसका जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। अगर एक सीड लॉट में, है ना, एक सीड लॉट में दूसरे सीड लॉट से सीड मिक्स हो गया तो बेसिकली डीएनए में कुछ चेंज नहीं हुआ, राइट? वो तो दूसरा सीड मिक्स हुआ है। लेकिन एक सीड एनालिस्ट की नज़र से देखूं या एक फार्मर की नज़र से तो देखूं तो ये क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, तो मैं कहूँगी कि भाई इसकी जेनेटिक प्योरिटी अच्छी नहीं है, ये सब लोग यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो एज अ सीड एनालिस्ट, एज अ फार्मर, इट्स नॉट ओनली अबाउट द डीएनए, इट इज अबाउट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेराइटी इन द फील्ड। अगर वो यूनिफॉर्म है, वो वैसी ही है आज भी जैसी ही प्लांट ब्रीडर ने बनाई थी, तो वो जेनेटिकली प्योर है। उसमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं, उसमें ऑफ टाइप प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो जेनेटिकली इम्प्योर हो गई है ना। जेनेटिकली इम्प्योर अगर हो गई है तो उसके क्या क्या कारण रहे होंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द जेनेटिक प्योरिटी। ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज द नीड फॉर दिस जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी की नीड ही क्या है? भाई है तो सब वीट के सीड ना, अगर मैं वीट ग्रो कर रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है कि एक लंबा है एक छोटा है? तो फ़र्क पड़ता है जब यूनिफॉर्मिटी नहीं होती तो उसकी थ्रेशिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, उसकी हार्वेस्टिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, सीड क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सीड लॉट होमोजीनियस नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। इसकी वजह से हमें एक जो भी लोड चाहिए होता है वो जेनेटिकली प्योर चाहिए होता है। ठीक है, साथ साथ यील्ड पोटेंशियल्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। प्लांट ब्रीडर ने जब ये वैरायटी बनाई थी उसने कहा था भाई मेरी वैरायटी 50 क्विंटल प्रति एकड़ की यील्ड देती है, लेकिन धीरे धीरे इस वैरायटी में दूसरे इन्फीरियर सीड मिक्स हो गए हैं या आउट क्रॉसिंग हो गई है या जो भी रीज़न है, पर आज ये हमें केवल मान लीजिए 35 क्विंटल यील्ड ही दे पा रही है। तो इस रिडक्शन का रीज़न क्या है? जेनेटिक प्योरिटी प्रॉपर नहीं है। जेनेटिक प्योरिटी
कम हो गई है, मिक्सचर हो गया, जिसके कारण ऐसा हो रहा है ना। तो उस वैरायटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें जेनेटिक प्योरिटी की नीड होती है टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी रहे। जैसा प्लांट ब्रीडर क्वालिटी सीड बना रहा है, वो क्वालिटी सीड फार्मर तक पहुंचे, फार्मर की इनकम अच्छी, ऑफकोर्स यील्ड अच्छी होगी, फार्मर की इनकम अच्छी होगी, और प्लांट ब्रीडर के राइट्स भी सेव किए जा पाएंगे कि प्लांट ब्रीडर ये हमेशा कह पाए कि भाई ये मेरी वैरायटी है ना। अगर उसमें मिक्सचर होता चला जाएगा तो एक दिन प्लांट ब्रीडर खुद ही नहीं पहचान पाएगा ये मेरी वैरायटी है, तो वो क्लेम कैसे करेगा, राइट। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें जेनेटिक प्योरिटी जो है चाहिए होती है। As I told you, what are the factors which are डिटेरियोरेटिंग द जेनेटिक प्योरिटी? कौन से फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक प्योरिटी को डिटेरियोरेट कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, है ना। द फर्स्ट रीजन इज द डेवलपमेंटल वेरिएशंस, यानी कि जब वो डेवलप हो रही है उसके कारण वेरिएशंस आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? व्हेन द वेराइटीज आर मल्टीप्लाइड आउटसाइड एरिया ऑफ द नॉर्मल कल्टिवेशन, देयर इज अ डेंजर ऑफ डेवलपमेंट वेरिएशन एंड जेनेटिक चेंज और शिफ्ट में अपीयर इन द वेराइटी। एक वेराइटी है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से बनाई गई है, एक वेराइटी है जो हमारे भारत देश में वेल अडेप्टेड है, अच्छे से उग रही है, बट इट इज़ नॉट यूज्ड टू यूएसए। वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ का रेनफॉल, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ की सॉइल सब अलग है। अगर आप ऐसी वैरायटी को, इंडियन वैरायटी को सीधा यूएसए जाकर लगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो सेम कैरेक्टर्स दर्शाएगी, उसमें कुछ अलग कैरेक्टर्स दिख सकते हैं, है ना। because of the environmental changes, because of the location changed, climate changed, है ना। अब एक उस वैरायटी को आपने इंडिया से लेके गए थे, राइट, इंडिया से ही लेके गए थे। देखो ये इंडिया है हमारा, ऐसा मत कहना ऐसा बनाया है ना, ये कहीं दूर यूएसए है, ठीक है। अब सीड यहीं से आप यूएसए लेके गए, लेकिन अब आप अगले 10 साल तक इसको यहाँ पर उगाए जाते हैं, और जो बचा हुआ सीड है वो 10 साल यहाँ उगता है। जो 10 साल यहीं पर रहा है उसकी कंडीशन अलग होगी, और 10 साल जो यूएस में ग्रो हुआ है उसकी कंडीशन अलग हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सीड तो एक ही था, पेरेंट सीड एक ही है, लेकिन ये 10 साल इंडिया में रहा और ये 10 साल यूएसए में रहा, तो इनकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अलग अलग होंगी, जिसके कारण इनमें वेरिएशन दिखाई देगा, है ना। अब आप ऐसा ही मान लीजिए आप 2 बहन भाई हैं। एक बहन भाई को जो है शुरू में व्हेन ही वाज इन 5th और 6th स्टैंडर्ड उसको पढ़ने के लिए यूएसए भेज दिया, एक को हमने इंडिया में रखा। जो इंडिया में पला बड़ा होगा और जो यूएस में पला बड़ा होगा, उन दोनों के पेरेंट्स एक ही हैं, है ना। दोनों का जेनेटिक मेकअप शुरू में सेम होगा, ट्विंस थे मान लीजिए, लेकिन अब उनके तौर तरीके, खाना पीना, बोलना, एक्सेंट, सब कुछ अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अलग अलग है। एक को यूएस में पला बड़ा हुआ है, एक इंडिया में पला बड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो वेरिएशंस हमें मिलते हैं इनको हम कहते हैं डेवलपमेंटल वेरिएशंस। सेकेंड आता है मैकेनिकल मिक्सचर। मैंने कहा ना, अगर सिंपली किसी चीज़ में दूसरा सीड मिक्स हो गया है, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल मिक्सचर, है ना। तो अगर हम एक प्लांट ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंपली सीड के मिक्सचर को हम जेनेटिक प्योरिटी के कॉन्टैक्ट्स में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एज अ सीड एनालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी क्रॉप में दूसरे सेम क्रॉप का सीड है ना, वीट ग्रो कर रहे थे और वीट का ही सीड किसी और वैरायटी का, किसी और हाइब्रिड का इसमें मिक्स हो गया है, तो इसके कारण हम इसको क्या कहेंगे, इसकी जेनेटिक प्योरिटी जो है खराब हो गई है। क्योंकि अब आप तो नहीं पहचान पाएंगे ना कौन सा सीड कौन सी वैरायटी का है, तो आपके लिए तो वो क्या हो गया है, मिक्सचर हो गया है ना। मिक्सचर किस किस कारण से हो सकता है? मिक्सचर हो सकता है कि साइड वाले प्लॉट में दूसरा वैरायटी लगा हुआ था और थोड़े बहुत प्लांट इधर उधर हो गए, लेबर ने गलती कर दी, या फिर थ्रेशिंग करते टाइम वो थ्रेशर पहले साइड वाले प्लॉट में थ्रेशिंग करके आया था, फिर आपके फील्ड में आ गया, उसने प्रॉपर क्लीन नहीं किया अपना थ्रेशर, तो उसकी वजह से जो सीड उसकी थ्रेशर मशीन में होंगे अंदर, वो सारे आपके सीड्स में मिक्स हो गए हैं। या फिर पिछले साल आपने किसी बैग में कुछ वीट के सीड्स रखे थे, आपने बस उसको ऐसे ऐसे खाली किया और इस बार दूसरे सीड भर के रख दिए, तो उसमें कुछ सीड्स नीचे चिपके रह गए हैं, जिसके कारण अब वो हमारे नए सीड के साथ मिक्स हो गए हैं। तो यानी कि ये हमारे इग्नोरेंस की वजह से ज़्यादा होता है। अपने आप तो कोई सीड चल के नहीं आएगा, चलो उनके प्लॉट में चलते मिक्स होने चलते हैं, है ना। तो ये हमारी गलतियों की वजह से ज़्यादा होता है। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल मिक्सचर, यानी कि मिक्सिंग ऑफ द 2 सीड्स। अब अगर हम प्लांट ब्रीडिंग भाषा में कहें तो इट कैन बी अ मल्टी लाइन, है ना, 2 लाइन्स का मिक्स हो गया मल्टी लाइन। बट
यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हम इसको सीड मिक्सचर बोलेंगे। अगर ये अच्छा मल्टी लाइन में क्या है कि दे शुड बी यूनिफॉर्म, स्टिल यूनिफॉर्म होते हैं, है ना, उनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स मिलते जुलते होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स मिलते जुलते होंगे, तो हम इसलिए इसको सीड मिक्सचर या मैकेनिकल मिक्सचर बोलते हैं। देन थर्ड वन, तीसरा है म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है सडन हेरिटेबल चेंज, है ना। म्यूटेशन का पूरा लेक्चर हम प्लांट ब्रीडिंग में अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, म्यूटाजेंस क्या होते हैं, एवरीथिंग, है ना। लेकिन हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि म्यूटेशंस एनवायरनमेंट में अपने आप होती हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस म्यूटेशंस। साइमल्टेनियस म्यूटेशंस क्या होती हैं, जो एनवायरनमेंट में अपने आप हो रही है, उनको बोलते हैं साइमल्टेनियस म्यूटेशन। हमारे अंदर भी म्यूटेशंस हो रही होती हैं, है ना। जो अक्सर जो ये तिल होते हैं ना हमारी बॉडी पर, ये म्यूटेशंस का ही कारण होते हैं, लेकिन ये माइटोटिक म्यूटेशन होती है, यानी कि ये हेरिटेबल नहीं होती है। तो म्यूटेशंस यानी कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो गया है। बेसिकली हम प्लांट ब्रीडिंग में इसको काउंट करते हैं, है ना। देखो डीएनए में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और उसमें कुछ नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं जिनका नाम होता है एटीजीसी, एडेनाइन थाइमिन साइटोसाइन ग्वानिन, है ना। ये एटीजीसी की इसमें पूरी जो है सीक्वेंस होती है इस तरीके से, राइट। ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है और ये प्रॉपर एक सीक्वेंस जो है बिल्कुल कॉपी होनी चाहिए, सेम कॉपी होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, मान लीजिए यहाँ टी की जगह सी आ गया गलती से, है ना, तो क्या हो गया, ये म्यूटेशन हो गई। यानी कि इस सीक्वेंस में अगर कुछ चेंज आ जाता है तो हम इसको म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा, चेंज किस किस वजह से आ सकता है, साइमल्टेनियस म्यूटेशन या जो एनवायरनमेंट में अपने आप म्यूटेशन होती है ना। ये म्यूटेशन का मतलब होता है बिकॉज ऑफ द सन रेज, बेसिकली यूवी रेज जो है, आपकी गामा रेज जो है, एक्स रेज जो है, ये सब म्यूटेटेड रेज नहीं होती है, दे कैन कॉज द म्यूटेशन। ये म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं एंड दे आर प्रेजेंट अराउंड अस, है ना, हमारे अराउंड में हमेशा प्रेजेंट होती हैं यूवी रेज, तो इनके कारण जो है म्यूटेशंस होती रहती हैं। साथ ही साथ कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिनके कारण म्यूटेशन होती है। तो हो सकता है आपका प्लांटिंग मटेरियल उसके कांटेक्ट में आया हो जिसकी वजह से उसमें म्यूटेशन हो गई हो, है ना। तो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं म्यूटेशन के, एनवायरनमेंट में ओरिजिनली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी इंसान ने जानबूझ के भी करवाए हो सकते हैं। लेकिन उन म्यूटेशन से हुआ क्या, इस सीक्वेंस में चेंज आ गया, डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ गया तो जीन बदल गया, है ना। जीन बदल गया तो फंक्शन बदल गया। बदल गया क्या मतलब है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये तो पेड़ की कहते हैं किस्मत पे डिपेंड करेगा कि उसके साथ क्या होने वाला है ना। तो इनको बोलते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशंस को आना ही आना है। एक प्लांट ब्रीडर जब भी वेराइटी बनाता है ना, उसके 10 साल बाद 12 साल बाद उसकी वैरायटी हमेशा डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है। उसका एक मेजर कारण होता है म्यूटेशन। भाई इतने टाइम तक वो वैरायटी किसी किसान के फील्ड में है, उग रही है ना, तो म्यूटेशन के कारण उनमें डिफरेंट चेंजेस आ सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन एक बड़ी म्यूटेशन आना कि ये वैरायटी पहचान में ही आनी बंद हो जाए या अगले साल ही म्यूटेशन आना, ऐसा कम देखा जाता है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही ये म्यूटेशन जो है आपको दिखाई देती है, क्योंकि छोटी मोटी म्यूटेशन तो हर ऑर्गेनिज्म में हर टाइम चल रही होती है, जो नोटिस भी नहीं होती, जो किसी को पता भी नहीं चलती है, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेचुरल क्रॉसिंग। अगर आपकी क्रॉप आउट क्रॉसिंग करती है, जैसे कॉटन की बात करें, है ना, कॉटन में कुछ हद तक जो है आउट क्रॉसिंग होती है, या मेज की बात करें तो काफ़ी आउट क्रॉसिंग होता है, यानी कि नेचुरल क्रॉसिंग होता है। तो ऐसी क्रॉप्स को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। प्लांट ब्रीडर ने जो उसका जेनेटिक मेकअप बनाया वो तो बना दिया, लेकिन अब ये क्रॉप क्योंकि आउट क्रॉसिंग कर सकती है, इसमें पॉलन कहीं से भी आ सकता है, तो पॉलन खाली तो नहीं आएगा, पॉलन आपके साथ क्या लेके आएगा, जेनेटिक मटेरियल लेके आएगा। वो जेनेटिक मटेरियल प्लांट ब्रीडर ने नहीं बनाया, वो कहीं से भी आ रहा है रैंडमली, और वो हमारे एग के साथ फ्यूज कर रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, मतलब 50% हमारा जेनेटिक मेकअप बचा, 50% तो बाहर से आया है ना। तो जितनी किसी भी प्लांट में आउट क्रॉसिंग ज़्यादा होगी वो जल्दी खराब होता है, जल्दी डिटेरियोरेट होता है,
ठीक है। जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट है, राइस है, बार्ले है, क्योंकि इनमें आउट क्रॉसिंग नहीं होती, ये प्योरली सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, तो इनमें जैसा ब्रीडर बनाता है वो 10 साल बाद तक भी वैसा ही रह सकता है, क्योंकि इसमें आउट क्रॉसिंग के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो जब नेचुरल आउट क्रॉसिंग जितनी ज़्यादा होगी, परसेंटेज उसकी जितनी ज़्यादा होगी जिस क्रॉप में, उसका डिटेरियोरेशन उतना फास्ट होगा। जैसे कॉटन में मैं बात करूं, कॉटन का ओपन फ्लावर होता है, बहुत सारे पॉलन्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें आउट क्रॉसिंग काफ़ी कम होता है ना। इट इज़ नियरली लाइक 5%, 5 to 10% इन इंडियन कंडीशन, इवन उससे भी नीचे रहता है, तो उसका स्लो होगा। लेकिन मेज़ की बात करेंगे तो मेज़ में और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि मेज़ एक प्रॉपरली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है ना। तो जितना परसेंट ऑफ आउट क्रॉसिंग या नेचुरल क्रॉसिंग ज़्यादा होगा, उतना ही उसका डिटेरियोरेशन जो है ज़्यादा होगा। आउट क्रॉसिंग विद अनडिजायरेबल प्लांट्स, एक ऐसे प्लांट के साथ आउट क्रॉस हो गया है जो उसका नहीं था, जैसे कि आपके जो वाइल्ड ओट्स हैं, उसी तरीके से वाइल्ड मेज होता है ना, या आपके कोई वीड्स हैं, तो उनके साथ आपका प्लांट अगर क्रॉस हो गया है तो उसके कारण जो है अनडिजायरेबल ट्रेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। डिजीज्ड प्लांट के साथ, एक प्लांट है जो हमारी स्पीशीज से बिलोंग करता है लेकिन डिजीज्ड है, अब उसके साथ डिजीज भी फ्री में आ रही है आउट क्रॉसिंग के साथ, है ना। या फिर ऑफ टाइप, जो प्लांट मिलता ही नहीं है हमारी पॉपुलेशन से, उसके साथ क्रॉसिंग हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, जीन मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। जीन मिक्सअप होना शुरू हो जाता है तो डिटेरियोरेशन फास्ट होनी शुरू हो जाती है। Then comes the option number 5, you can say, influence of the pests and diseases। एक प्लांट ब्रीडर जब भी वैरायटी बनाता है ना, वो लगभग आगे के 10 साल की सोच के बनाता है, लेकिन कुछ अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस भी होते हैं, है ना। तो अगर उसकी वैरायटी एक पर्टिकुलर डिजीज या पर्टिकुलर पैथोजन से ससेप्टेबल हो जाती है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर पेस्ट या पर्टिकुलर डिजीज उस पर ज़्यादा या कम होगा, उसकी वजह से भी डिटेरियोरेशन फास्ट और स्लो हो सकता है, राइट। न्यू क्रॉप वेराइटीज ऑफन आर ससेप्टेबल टू द न्यू रेसेस ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस कॉज्ड बाय ऑब्लिगेट पैरासाइट। जैसे रस्ट का एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कौन से होते हैं, जो अपने होस्ट के बिना नहीं रह पाते, उसे होस्ट चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर वो प्लांट ससेप्टेबल है, उस पर बहुत सारी डिजीज डेवलपमेंट होगी। अगर किसी भी प्लांट के ऊपर बहुत सारी डिजीज डेवलपमेंट होगी तो ऑफ कोर्स वो अपने नेचुरल पोजीशन में नहीं रह पाएगा, है ना। मैं आपके सामने हेल्दी खड़ी हूँ, हष्ट पुष्ट खड़ी हूँ, अगर मुझे 1 महीना कोई बहुत सीवियर बीमारी हो जाएगी तो क्या मेरी शक्ल इतनी अच्छी रहेगी, मतलब अच्छी नहीं है लेकिन इतनी ऐसी नहीं रहेगी बेसिकली, है ना, हैप्पी हैप्पी नहीं रहेगी। हो सकता है बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो जाएं, बहुत कमज़ोर सी हो जाए, है ना, क्योंकि हमारा फिजियोलॉजी पर भी तो असर पड़ेगा ना, हमारा बहुत सारा वेट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हम बीमार थे। तो वही चीज़ प्लांट के साथ होती है, वो डिजीज्ड है फिलहाल, तो वो अपनी फुल पोटेंशियल कभी नहीं दिखा पाएगा, है ना। वो आपको फुल यील्ड नहीं दे पाएगा, वो अपनी फुल हाइट नहीं अटेन कर पाएगा, वो अपना पूरा काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी जी लेगा लेकिन पूरा काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर किसी पेस्ट का अटैक है, कोई उसे खा रहा है, या किसी डिजीज़ का अटैक है, वो उससे कॉम्बैट करने में लगा हुआ है। तो वो अपने सही फीचर्स नहीं दिखा पाता या फुल पोटेंशियल जो है नहीं दिखा पाता है। और आपको लगता है ये प्लांट बड़ा कमज़ोर है, लगता है ये कहीं बाहर से आया, इसको फेंक दो, है उसी का, लेकिन वो किसी डिजीज से अफेक्टेड है। प्रॉब्लम बस इतनी है ना। द नेक्स्ट फैक्टर इज द टेक्निक ऑफ द प्लांट ब्रीडर। कभी कभी प्लांट ब्रीडर भी जल्दी में होते हैं। अब आपने अभी सिचुएशन देखी कोविड की, एक वैक्सीनेशन को जनरली बनने में 10 से 12 साल लग ही जाते हैं जब तक वो फुल ट्रायल्स पास करते हैं। लेकिन कोविड का वैक्सीनेशन कितने साल में आया है, महीनों में ही आया है एक्चुअली तो, लेकिन चलो इंडिया ने 1 साल ले लिया, ठीक है। अब जो चीज़ 10 साल में होनी थी वो 1 साल में हुई है, तो आपको क्या लगता है उस पर उतनी रिसर्च हुई होगी जितनी होनी है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। वो जल्दी में बनाई गई है। वो चलो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारी दवाई ठीक ठाक निकल गई, लोग नहीं मरे, बट मर भी सकते थे, है ना। तो इसी तरीके से प्लांट ब्रीडर कभी कभी जल्दी में होता है ना। उसने सोचा यार अभी 2 साल और वेट करना पड़ेगा, सेल्फिंग करवानी पड़ेगी, फिर जाके रिलीज़ होगी, मेरा कॉम्पिटिटर की तो तैयार होगी, चलो मैं भी रिलीज़ करवा देता हूँ, है ना। और इंडिया में तो सब चलता है,
ठीक है। तो अगर प्लांट ब्रीडर की टेक्निक में कहीं कमी है, उसने प्रॉपरली उस क्रॉप को सेल्फ पॉलिनेट नहीं किया, इनब्रिड लाइंस पूरे अच्छे तरीके से नहीं बनाए, होमोजाइगोसिटी अच्छे से अटेन नहीं की, है ना, या उसकी सिलेक्शन अच्छे नहीं थे, सिलेक्शन इंटेंसिटी अच्छी नहीं थी, अगर प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक में कोई कमी रही, ब्रीडर की टेक्निक में कोई कमी रह गई है, तो इसका मतलब ये फैक्टर काम आएगा। तो ये फैक्टर करता क्या है, देखो जनरली हम क्या जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमने वेराइटी 1 को वेराइटी 2 के साथ क्रॉस किया, है ना, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हाइब्रिड। ठीक है, अब इस हाइब्रिड प्लांट को आप कम से कम 5 to 6 जनरेशन तक सेल्फ करवाते हैं, तब आपको एक नई वेराइटी मिलती है ना, वेराइटी न्यू। ये जो नई वेराइटी मिलती है उसको आप रिलीज करते हो। तो यहाँ पर ये 5 to 6 जनरेशन सेल्फिंग क्यों करवाई है, क्या जरूरत थी, ताकि होमोजाइगोसिटी बढ़े। होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, सारे जो एलिल्स हैं वो इस तरीके के होंगे, एक जैसे। ठीक है, तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर प्लांट ब्रीडर ने 5-6 सेल्फिंग की जगह 2 साल सेल्फिंग करवा के छोड़ दिया, वो जल्दी में था, क्यों, तो क्या होगा, तो होगा ये कि कुछ जो जीन्स हैं वो तो होमोजाइगोसिटी में आ जाएंगी, लेकिन कुछ जीन्स अभी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में रह जाएंगी, क्योंकि उसने प्रॉपरली 5 से 6 बार सेल्फिंग नहीं करवाई। अब जो जीन्स यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में रह गई है, जब फार्मर इसको खरीदेगा और अपने फील्ड पर लगाएगा तो ये जीन सेग्रीगेट करेगी, कहीं पर जो है कैपिटल डोमिनेंट दिखाएगी कैरेक्टर और कहीं पर स्मॉल कैरेक्टर दिखाएगी। तो फार्मर को तो अच्छा नहीं लगेगा कि कहीं डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है, कहीं रिसेसिव कैरेक्टर दिख रहा है, यानी कि ये वैरायटी यूनिफॉर्म नहीं है। और जब तक वो यूनिफॉर्म नहीं होगी फार्मर को इंटरेस्ट नहीं आएगा, यानी कि वो अपनी फुल पोटेंशियल वैसे भी नहीं दिखा पाएगी। तो अगर आपकी जो वैरायटी है वो फार्मर के फील्ड पर जाने के बाद भी सेग्रीगेट कर रही है, आपने जल्दी कर दी है उसके साथ, तो ये प्लांट ब्रीडर की टेक्निक की वजह से हमारी क्रॉप जो है यूनिफॉर्म नहीं दिख रही, ऊंची नीचे दिख रही है। कोई फ्लावर कैसे कलर का है, कोई फ्लावर कैसे कलर का है, किसी की हाइट कितनी है, किसी की हाइट कितनी है। तो हमें एज अ फार्मर या सीड एनालिस्ट क्या लगेगा, दिस वेराइटी, इसमें तो बहुत मिक्सचर हो चुका है, ये तो खराब हो चुकी है ना, नई वेराइटी है, लेकिन हमें क्या लगेगा, इसमें बहुत मिक्सचर हो चुका, बड़ी खराब हो चुकी है, क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी दिखाई नहीं दे रही है ना। सो प्लांट ब्रीडर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग टू द फार्मर्स। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि हमारी क्रॉप जो है खराब हो गई है या जल्दी खराब हो सकती है। तो पिछली बार हमने देखा था कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है कि आपको लगता है आपकी क्रॉप जो है खराब हो रही है, उसमें बहुत सारा मिक्सचर है, तो उसको एनालाइज करने के लिए हम ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सीजन वेट करें, उसको उगाएं, उसके 10 कैरेक्टर नोट करें, फिर कंपेयर करें और फिर पता लगे, तो क्या कर सकते हैं, केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल टेस्ट हम वेराइटल आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, यानी कि एक सीड लॉट में अगर मिक्सचर है दूसरी वेराइटी का, तो वो हमें इजीली इन केमिकल टेस्ट की हेल्प से पता चल पाता है। फर्स्ट केमिकल टेस्ट हियर इज द फिनोल टेस्ट। फिनोल टेस्ट, तो ये फिनोल टेस्ट में क्या करते हैं हम, वीट, बार्ले, ओट्स, इन तीनों को हम इस टेस्ट से कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ये टेस्ट किस क्रॉप के लिए किया जाता है, इस टेस्ट में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो फिनोल टेस्ट हम किस किस के लिए करते हैं, वीट, बार्ले, ओट्स। ठीक है, करना क्या है, 18 से 24 घंटे के लिए 1% फिनोल सोल्यूशन में इनको डिप करना है ना, डालिए 1% फिनोल सोल्यूशन में और भूल जाइए 24 घंटे के लिए। अब ये सीड जो है ये एब्जॉर्ब करेंगे और कलर डेवलप करेंगे। अगर डिफरेंट कलर वेरिएशन आपके सीड लॉट में दिख रही है, कोई सीड डार्क है, कोई लाइट है, कोई बिल्कुल वाइट है, यानी कि आपके सीड में बहुत सारा मिक्सचर प्रेजेंट है, तो आपका सीड जेनेटिकली प्योर नहीं है। अगर आपका सीड सारे सेम कलर के हैं, इसका मतलब आपका सीड बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई और सीड का कोई मिक्सचर नहीं है, तो आपका सीड जो है 100% जेनेटिकली प्योर हो गया। तो ये कलर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम इस टेस्ट को देखते हैं। दिस इज फिनोल टेस्ट। नेक्स्ट इज फ्लोरोसेंट टेस्ट, सीड कितना चमक रहा है, तो ये टेस्ट हम ओट्स में करते हैं।
ठीक है। ये फ्लोरोसेंट टेस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट टेस्ट में क्या किया जाता है, फ्लोरोसेंस लाइट के अंदर इस सीड को रख के देखा जाता है कितनी फ्लोरोसेंट लाइट वो एमिट करता है ना। इनकी सबकी डिफरेंस देखें, ये लाइट है, ये डार्कर है ना, इस तरीके से। ये वैसे राइस का जो है सीड है ना। तो इस तरीके से आप फ्लोरोसेंट टेस्ट करते हैं। Evaluate the seed for fluorescence under black light of 15 watt and F15T8। तो दो जैसे कि BLB ब्लैक लाइट ट्यूब्स का इस्तेमाल इसमें आप कर सकते हैं। सीड कंसिडर जाएगा कि वो फ्लोरोसेंट है अगर उसकी पीलिया चमक रही है ना, अपीयर्स लाइट, तो इसका मतलब सीड जो है फ्लोरोसेंट है ना। और कम लाइट एमिट कर रहा है तो वो दूसरी वैरायटी का सीड है, बिल्कुल नहीं कर रहा है तो सीड जो है नॉन फ्लोरोसेंट है, यानी कि वो फ्लोरोसेंट लाइट एमिट नहीं करता है। तो यानी कि तो जितनी लाइट एमिट होती है उसके हिसाब से हम इन वेराइटल सीड्स को अलग अलग कर सकते हैं। और अगर सभी सेम फ्लोरोसेंस दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमारा सीड जेनेटिकली प्योर है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। The next here is potassium hydroxide bleach test, है ना, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इसमें यूज किया जाता है ब्लीच में मिला करके, है ना। सोक द सीड्स विद ब्राउन सीड कोट, अगर आपके सीड कोट ब्राउन कलर के हैं, ऐसे सीड्स हैं, तो आप 10 मिनट के लिए सोक कीजिए। और अगर लाइटर कलर है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इसमें सोक कर सकते हैं। अगेन जैसे फिनोल टेस्ट में हो रहा था, इसमें भी क्या होगा, कलर डेवलपमेंट होगा। तो अगर सब सेम कलर के हैं, प्योर हैं, कलर में डिफरेंस है, यानी कि प्योर सीड है, कोई और वैरायटी का सीड इसमें मिक्सचर है, या फिर हो सकता है कि सीड में म्यूटेशन इतनी आ चुकी है कि वो सही कलर डेवलपमेंट नहीं दे रहा है। जनरली वैसे ये वैराइटल आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं कि अगर किसी और वैरायटी का सीड, सेम क्रॉप की किसी और वैरायटी का सीड अगर मिक्स हुआ, यानी कि मैकेनिकल मिक्सचर वाला जो केस है, वो यहाँ पर इन केमिकल टेस्ट की हेल्प से जो है आप इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो है शोरगम में किया जाता है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एज आई सेड, राइट, ये शोरगम में किया जाता है। And the next one is the most famous question asked in every exam, and that is peroxide test. Peroxide test किस क्रॉप में यूज किए जाते हैं? This is the question has been asked multiple times in different exams, है ना। तो ये peroxidase टेस्ट जो है सोयाबीन में किया जाता है। अगेन कलर डेवलपमेंट के ऊपर आप टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं, है ना, कलर डिफरेंसेस है, कलर डेवलपमेंट के ऊपर ये टेस्ट है। इसमें हम पूरा सोयाबीन का सीड नहीं लेके उसका सीड कोट हमें लेना होता है, दैट्स इट, ठीक है। प्लेस द सीड कोट रिमूविंग द सोयाबीन सीड एंड ऐड 10 drops of 0.5 ग्लूकोल एंड आफ्टर 10 मिनट्स 0.1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालिए। तो इसमें हम क्या देखते हैं, पेरोक्सीडेज एक्टिविटी टेस्ट करते हैं। एंजाइम का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो पेरोक्साइड से ही समझ आ रहा है, पेरोक्सीडेज एक्टिविटी को इसमें टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो जितनी एक्टिविटी होगी, है ना, तो वो आपका डार्कर कलर शो करेगा, जितनी एक्टिविटी नहीं होगी क्लियर सॉल्यूशन करेगा। डिफरेंट वैरायटी में डिफरेंट पेरोक्साइड्स एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। तो अगर वेरिएशन है तो मिक्सचर है, अदरवाइज इट्स अ क्लीन सीड, ठीक है। तो ये आपका जो है पेरोक्साइड टेस्ट है विच इज कंडक्टेड इन सोयाबीन। तो इसी के साथ जो है हमारी ये क्लास यहाँ पर हम फिनिश करते हैं और इसी के साथ सीड साइंस को भी फिनिश करते हैं। आज हमारा जो सीड साइंस है वो मेजर जो भी टॉपिक है जो सीड साइंस में मुझे लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। बट स्टिल अगर कोई और टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम ये टॉपिक रह गया है, छूट गया है या फिर हमें ये पढ़ना है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड वी कैन कवर इट, ठीक है। दीज आर योर डिफरेंट बैचेस। अगर आप किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अड्डा 24/7 की जो आपकी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यू डोंट हैव टू पे 7359। आज के दिन आपको 6399 पे करना है और डबल वैलिडिटी यानी कि 2 इयर्स के लिए आपको ये एग्रीकल्चर महापैक में एडमिशन लेने के लिए। पहले ये 7359 में भी 1 साल के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा आप बिल्कुल उठा सकते हैं। 6399 यानी कि 3200
रुपए में आप IBPS AFO की तैयारी भी कर सकते हैं, मास्टर्स की तैयारी भी कर सकते हैं, इफ़को जैसे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनकी ई बुक्स पढ़ भी सकते हैं फॉर द होल 1 ईयर। ठीक है, सो इट्स अ बेनिफिशियल फॉर यू। इफ़ यू वांट टू एनरोल कर सकते हैं। कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ए लगाना मत भूलिएगा, यानी कि Y448A, A for agriculture, and this will be activated. So guys, thank you so much and do share these classes. जो भी लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें. इफ़ यू हैव एनी आइडिया, इफ़ यू हैव एनी थॉट्स, शेयर विद मी इन द कमेंट बॉक्स. गुड बाय एंड टेक केयर.